हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में जिसका नाम है तैयारी जंक्शन। और हम लोग मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था वो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का जो है भारत आने के लिए कैसे होड़ मचती है, भौगोलिक खोज होना शुरू करती है, उससे क्या कारण थे, आने का क्रम क्या था। उस क्रम में जैसे हम लोगों ने पिछले में बात की थी कौन कौन पहले आए, तो एक हम लोग याद किए थे कि याद करने का ट्रिक मैंने बताया था कि PDEF से हम लोग याद करते हैं। तो P फॉर पुर्तगीज़, T फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड और F फॉर फ्रांस। तो ये हम लोग इसको याद किए थे। पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पुर्तगाली कब आए, कौन पुर्तगालियों की तरफ से पहले आया, उनका फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापना हुआ और क्या क्या व्यापार के लिए उन्होंने क्या क्या अभियान चलाए और क्या क्या पॉलिसीज़ चलाई, कौन कौन से गवर्नर हुए। अगर जो भी पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज़ जो इस सीरीज़ का जो इसके पहले का वीडियो है वो एक बार देख लें, जिससे कि ये वीडियोज़ जो है आपको अच्छे से समझ आए। तो उसी सिलसिले में आज हम इसके आगे बात करते हैं। पुर्तगाली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब आगे इसी क्रम में आते हैं कौन, डच। तो डच के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम में जितना पूछा जाएगा बस उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कम नहीं पढ़ रहे हैं और अधिक नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम के सिलेबस से ज़रूरी है, कम समय में एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रॉपर। तो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये आपको दावा करता हूँ कि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो ध्यान लगा के पढ़ेंगे। बात करते हैं डच की। तो डच जो है वो 1595 से लेकर के 1596 में भारत की ओर रुख करते हैं और भारत की तरफ आते हैं। तो ये डायरेक्ट भारत में नहीं आते हैं, तो आते कहाँ हैं, भारत की तरफ रुख तो करते हैं, लेकिन ये पहुँचते हैं पहले समुद्री रास्ते से चूँकि आ रहे हैं, तो ये पहुँचते हैं पहले इंडोनेशिया, जो कि एक द्वीप है, हम सभी जानते हैं, वहाँ पे ये पहले पहुँचते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेज आ रहे हैं 1600 में, ठीक है, और ये कब आए हैं, 1595 में। लेकिन जो भारत में कंपनी स्थापना का जो क्रम अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ का पहले है और डच का बाद में है। तो वो इसका कारण यही है कि जो डच जो आते हैं वो सीधे सीधे भारत ना आकर वो इंडोनेशिया चले जाते हैं और फिर कुछ दिन वहाँ से मसाले का व्यापार करके फिर वो लोग भारत की तरफ रुख करते हैं और अंग्रेज़ जो है वो सीधा सीधा भारत आ जाते हैं। तो यही कारण है कि जो क्रम हम देखते हैं अंग्रेज़ का पहले देखते हैं और डच का बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डच जो है डायरेक्ट इंडोनेशिया चले गए थे और वहाँ से उन्होंने मसाले का व्यापार शुरू किया था। ये फैक्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम डच इंडोनेशिया में मसाले का व्यापार करते थे। कंपनी की स्थापना कब की था, 1602 में, ठीक है। और इसका जो मूल नाम था क्या था, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ऐसो कभी कभी किसी किसी किताब में हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी एक ही कंपनी है, यूनाइटेड। जनरली ये परीक्षा में पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है, तो इसको हम लोग मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया, आप लोग एक बार ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद क्या है कि सर्वप्रथम डचों द्वारा व्यापार इंडोनेशिया में मसाले का किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डच जो है वो डायरेक्ट इंडोनेशिया आए थे और वहाँ से इन्होंने मसाले का व्यापार किया। भारत में ये लोग बाद में पहुँचते हैं और वहाँ में क्या करते हैं, वहाँ से कपड़ों का व्यापार करना शुरू करते हैं। दक्षिण भारत से इन्होंने डच जो है वो कपड़ों का व्यापार करना शुरू करते हैं। यही पॉइंट्स देखिए आगे मेंशन किया हुआ है कि भारतीय संदर्भ में इन्होंने वस्त्र व्यापार को महत्व दिया। इंडोनेशिया से ये लोग क्या कर रहे हैं, मसाले का व्यापार करके शुरू किए हैं। फिर बाद में जो भारत आए हैं तो ये वस्त्र व्यापार को महत्व देते हैं और वस्त्र व्यापार यहाँ से परचेज करके कहाँ बेचते हैं, वो यूरोप में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इस संदर्भ में वो फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाती है, प्रथम फैक्ट्री देखिए मसूलीपट्टनम में लगाया जाता है डचों के द्वारा। कब लगाया जाता है, 1605 में। तो ये फैक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से कौन से ये महत्वपूर्ण है कि डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो मसूलीपट्टनम में कब की गई थी, 1605 में। मसूलीपट्टनम अभी कहाँ पड़ता है, तो ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश
जो भारत का एक राज्य है, वहाँ पे कृष्णा जिला है। कृष्णा जिला में ये मसूलीपट्टनम नाम का जगह पड़ता है और ये समुद्र तट के निकट है। पुलिकट में कब है? तो पुलिकट में 1610 में है। उसी क्रम में जैसे 1605 में मसूलीपट्टनम में किए, फिर 1610 में पुलिकट में किए हैं। तो पुलिकट में ये क्या करते हैं, अपना मुख्यालय बनाते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डच का मुख्यालय कहाँ था, तो डच का मुख्यालय था 1610 में ये पुलिकट में करता है और यही इसका मुख्यालय है डचों का। डचों द्वारा पैगोडा नामक सोने का सिक्का चलाता है। डच जो है अपने व्यापार के लिए सोने का सिक्का का प्रचलन में लाते हैं। उस सोने का सिक्का का प्रचलन में लाया जाता है। उस सोने का सिक्का कहते क्या है? तो कहते क्या है? पैगोडा। इसको ध्यान रखेंगे कि सोने का सिक्का जो है, इसको वो व्यापार के दृष्टिकोण से चलाते हैं, प्रचलन में लाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पैगोडा। ठीक है। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में इनका जो है 1627 में पहली फैक्ट्री पिपली, 1627 में कहाँ? पिपली। पिपली कहाँ पड़ता है? तो पिपली जो है अभी वेस्ट बंगाल में 24 परगना नाम का एक ज़िला है, वहाँ पे पिपली नाम का जगह है। तो यहाँ पे कब आते हैं? तो 1627 में अपना फैक्ट्री को स्थापित करते हैं बंगाल में। बिहार के दृष्टिकोण से ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक बंगाल में कि क्षेत्र में, बंगाल में कब आते हैं? तो 1627 में आते हैं। कहाँ आते हैं? पिपली में आते हैं। ठीक है। 1632 में पटना, बिहार की राजधानी है पटना, में फैक्ट्री स्थापित करती है। कहाँ करते हैं? वो पटना कॉलेज, जो अभी का पटना कॉलेज है, वहाँ पे ये 1632 में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अभी जो अब अगर पटना कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है, तो वो क्या था? डच का पुराना फैक्ट्री था। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखें कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ, ये जनरल एग्ज़ाम में बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और बिहार विशेष में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तथ्य याद कर लेंगे हम। मैंने इस तथ्य को इसलिए शामिल किया है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो इसका ईयर याद रख लेंगे 1917। ऐसे डेट अगर याद रखना होगा तो 1 अक्टूबर 1917 को जनरली ईयर पूछा जाता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, किस ईयर हुई। तो 1917 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पटना कॉलेज पहले क्या था? 1632 में पटना कॉलेज क्या था? वर्तमान डच का फैक्ट्री था बिहार में। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बिहार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार में जो है सोरा और अफीम की खेती की जाती है। सोरा और अफीम, सोरा और अफीम की खेती बिहार में की जाती थी और इसको बेचा कहाँ जाता था? बिहार में खेती की गई और इसको डायरेक्ट बेचा गया कहाँ पे? चीन में। चीन में इसको बेच दिया था। यहाँ खेती करके उगाया जाता था और फिर इसको चीन में बेच दिया जाता था, जिससे इनको अच्छा खासा लाभ हो जाता था, लाभ अच्छा खासा कमा लेते थे। इसके आगे देखेंगे तो 1653 में चिंसूरा में हुगली तट के निकट ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जनरली ये 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, एक बंगाल क्षेत्र में, एक 1632 में पटना बिहार में। पटना कॉलेज की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 क्या रखेंगे। उसी में आगे जो है पॉइंट वो देखेंगे कि 1664 में औरंगजेब जो है उस समय मुग़ल शासक था। कब? 1664 में आप देखेंगे कि औरंगजेब से इनको अधिकार मिलता है। क्या अधिकार मिलता है? कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का इनको अधिकार मिलता है। किस शर्त पे मिलता है? औरंगजेब जो है इन समय शर्त रखता है कि भैया कि 3.5% अगर आपको कर दीजिएगा। कौन सा कर? तो चुंगी कर दीजिएगा। तो चुंगी कर क्या होता है? अगर आप स्थानीय क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं तो एक प्रकार का कर है जो कि आपको वहाँ के प्रशासक को देना होगा। प्रशासक कौन है? तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब हैं। ठीक है। तो औरंगजेब कहते हैं कि अगर आप इन क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको चुंगी कर देना होगा। तो डच बोलते हैं कि ठीक है, हम चुंगी कर दे देंगे। तो चुंगी कर का जो रेट क्या निर्धारण होता है? 3.5%। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत चुंगी कर था, तो 3.5% चुंगी कर में बातें फिक्स होती है कि हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करेंगे और आपको 3.5% आपको कर देंगे। कर कौन सा? चुंगी कर। ठीक है। अब क्या है कि डच का जैसे जैसे प्रभाव भारत में बढ़ने लगा, जैसे जैसे व्यापार करने का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने लगी, उनका जो पाँव है डचों का भारत में मजबूत होने लगा, शक्तियाँ जब मजबूत होने लगी तो इनका प्रतिद्वंदी पहले से अंग्रेज नाम के यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स पहले से पहुँचे हुए हैं। उनको टेंशन होने लगी कि अगर वो ही मार्केट में दबदबा कायम कर रहेगा तो हमारा क्या होगा। तो प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, शत्रुता बढ़ती गई। तो इस क्रम में अंग्रेज़ों से इनका बहुत बार मनमुटाव हुआ। कभी कभी बात युद्ध तक भी नौबत आए थे, छोटे मोटे युद्ध भी हुए। लेकिन जो अंग्रेज़ों के साथ इनका एक निर्णायक युद्ध है जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध क्या है?
1759 में बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, बेदरा एक जगह है के साथ इनकी शक्ति भारत में समाप्त कर गई। तो बेदरा का युद्ध किन के बीच होता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया था। तो बेदरा का जो युद्ध है वो होता है अंग्रेज के साथ, किसके साथ होता है, डच। तो एक तरफ अंग्रेज रहते हैं, एक तरफ डच रहते हैं बेदरा के युद्ध में। ठीक है, इसमें जीतता कौन है, तो अंग्रेज जो है इसमें जीत जाते हैं और डच जो है हार जाते हैं। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे जीत गया और डच यहाँ पे हार गया, तो इसी हार के साथ जो है भारत में इसकी डचों की जो है शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वापस से ये जहाँ से शुरू किए थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये इंडोनेशिया से इन्होंने अपना अभियान शुरू किया था। तो भारत में इनकी शक्ति अंग्रेज़ों के द्वारा इनको पराजित कर लिया जाता है, तो भारत में इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ये वापस से इंडोनेशिया का रुख करते हैं और यहीं पे इनका प्रभुत्व रखता है। तो डचों के बारे में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा हटता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। डचों के बारे में जनरली मुख्यतः इतना ही पढ़ना होता है। अगर आप ये सब पॉइंट्स आप लोग याद कर लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो आपको जो भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अंग्रेज़ के बारे में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको जो डच के द्वारा बताया गया है ये डचों का, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर जो बात आपको समझ में नहीं आया, जो बात पॉइंट्स आपको याद नहीं हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो को जानबूझकर छोटा बनाया गया है क्योंकि फैक्ट्स इतना ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि जो भी अभी ये सिलसिला जो है अभी चलता रहेगा, आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल बटन जो आता है उसको प्रेस कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाएगा। और आपको अगर यहाँ से आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आपको ये सब करना ही चाहिए, इससे हमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी इस वीडियो में जो भी आपको पार्ट ज़्यादा समझ में आया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।